So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. सो आज की क्लास में हम 25 और 26 अगस्त दोनों दिन का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे आखिर भारत ने चीन के साथ व्यापार क्यों स्टार्ट किया फिर से। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ा आज के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे, तो ये क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किसने हासिल की। देखो पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि कौन। तो देखो काफ़ी टाइम से ये सब चर्चाएं चल रही हैं, साक्षर, कार्यात्मक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, ये सब देख लेते हैं इसमें। तो देखो, तो केरल अभी जो है ना, केरल आपको जो राज्य है भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन चुका है। ठीक है, तो केरल ने, और यहाँ के सीएम कौन है, पिनरई विजयन ने 21 अगस्त को ये घोषणा की है। तो पिनरई विजयन ने 21 अगस्त को ये घोषणा की कि केरल भारत का 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन चुका है। अब ये कैसे, क्यों, ये मतलब कैसे पता चलता है कि डिजिटल साक्षर राज्य है या नहीं, तो मैं बताता हूँ। केरल में 2023 में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, डिजी केरलम कार्यक्रम। ये ध्यान रखना है, इसी कार्यक्रम के थ्रू ये इस अचीवमेंट को इसने प्राप्त किया है। सर ये है क्या, ये देखो डिजिटल रूप से साक्षर परिवार का अर्थ है कम से कम एक सदस्य 5 वर्ष या उससे अधिक आयु का कंप्यूटर चला सकता हो। मतलब अगर परिवार में आपका एक सदस्य भी कंप्यूटर चला सकता है तो उसको हम डिजिटल साक्षर मानेंगे, और इंटरनेट का उपयोग कर सकता हो। देखो तो ये, और केरल ने कहा कि इंटरनेट जो है ना बुनियादी आवश्यकता, जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है ना, तो वैसे इंटरनेट भी आज के समाज के लिए बुनियादी आवश्यकता है। तो इस आधार पर अब तो एक घर में यार किसी न किसी कंप्यूटर, किसी को न किसी को तो कंप्यूटर चलाना आता ही है। बच्चा पैदा होते ही 2 साल भी ज़्यादा बोल गया, 2 महीने में मोबाइल देखने लग जाता है, रील खिसकाने लग जाता है ना। तो यही तो परवरिश कर रहे हैं आजकल बच्चों की ऐसे ही। तो ये डिजी केरलम कार्यक्रम के तहत इसकी घोषणा की गई, ये ध्यान रखिएगा। और देखो एक अक्षय परियोजना भी चली थी पहले, यहाँ पर केरल में ही अक्षय परियोजना भी चली थी। तो इसमें पहला ई साक्षर जिला जब बना था ना, मामल्लपुरम, ये भी केरल से है। तो जो पहला ई साक्षर जिला है देश का, तो वो मामल्लपुरम है केरल का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। अच्छा, अभी हमने कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाले राज्य पढ़े थे, 3 राज्य पढ़े थे। पहला तो आपका मिजोरम था, जो उल्लास प्रोग्राम के तहत ये सब बन रहे थे। दूसरा और तीसरा ये दोनों बताना, ये आपको कमेंट करके बताना। ठीक, कमेंट करके अपना ये दूसरे तीसरे पूर्ण कार्यात्मक जो साक्षरता वाले राज्य हैं उनके बारे में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, केरल। ओके, चलिए देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो भाई, दादी जी को देखो, इनको मैं दिखाता हूँ। ये देखो सेल्फी ले रही हैं मस्त, है ना। तो ऐसे ऐसे साक्षरता प्राप्त हो रही है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो आज भी कोई रिवीजन का क्वेश्चन नहीं है, ये सारे आपके नए क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक है, भूल मत जाइएगा, सब कुछ कवर करना है, सब नोट्स में ऐड कीजिए। तो हाल ही में नाटो ने अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है। तो नाटो ने, देखो रसद मुख्यालय में बताता हूँ किस लिए इसको स्थापित किया गया। तो ये कहाँ, स्वीडन में। तो स्वीडन में भी कहाँ देख लो, तो यहाँ पर एक शहर है एनकोपिंग। ठीक है, तो एनकोपिंग, ठीक है, तो एनकोपिंग शहर है, एनकोपिंग शहर में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सर ये क्यों स्थापित, कैसे, तो ये यहाँ पर जानते हो, रूस इस समय अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, तो इनकी लड़ाई छिड़ी हुई है कितने साल हो गए। तो यहाँ पर ये डिफेंस के लिए बैकअप मतलब रखेगा। ठीक है, तो बैकअप की स्थापना का बैकअप प्लान है एक प्रकार का इनका। ठीक है, तो बैकअप की स्थापना करेगा, बैकअप प्लान है। मतलब अगर रसिया कभी आक्रमण करता है नाटो के किसी भी देश पर, तब ये बैकअप प्लान के तहत रसिया पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो काउंटर करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वीडन। और स्वीडन ही जानते हो क्या, रसिया और नाटो का 32वां सदस्य है, लेटेस्ट सदस्य, मतलब 32वां सदस्य जो है नाटो का है। अब नाटो की स्थापना कब हुई थी सर, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 को। इसका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करोगे, कैसे यार, कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो, है ना। बट हेडक्वार्टर आपको कमेंट करना है बेटा। ठीक है, कमेंट करते नहीं हो आप लोग। चलो, और इसके हेड कौन है, हेड आप लिख लो, हेड लिख लो। हेड मैं बता रहा हूँ, मुश्किल सवाल तो मैं बता रहा हूँ खुद। हेड है यहाँ के मार्क रूटो। ठीक है, तो मार्क रूटो यहाँ के हेड है। ठीक है, और टोटल 32 सदस्य, और 32वां सदस्य कौन है, 32वां सदस्य आपका हो गया स्वीडन। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में नौसैनिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए मिसाइल अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 किसने शुरू किया? तो ये शुरू करने वाला कौन हो गया? ईरान हो गया। ठीक है, ईरान हो गया। ईरान ने इसको शुरू किया है मिसाइल अभ्यास। कहाँ पर? ओमान सागर या उत्तरी हिंद महासागर कह लो। ठीक है, तो ओमान सागर में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ईरान की कैपिटल तो तेहरान हो गई। ईरान की करेंसी बताओ। तो ईरान की जो करेंसी है उसका नाम लिख दो। ठीक है, जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में नासा ने किसके सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एआई सूर्य का अनावरण किया है? बताओ भाई। तो एआई सूर्य का भी एआई बना रहे हैं ये लोग, देख रहे हो? तो देखो, तो नासा ने जो है ना आईबीएम के सहयोग से ये काम किया है। तो जिसके बारे में देखते हैं आओ। तो आईबीएम और नासा ने अपनी तरह का पहला एआई बनाया है। मतलब ये ऐसा काम करने वाला ये पहला एआई है जो हिंसक और सौर ज्वालाओं की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। देखो, जो सूर्य होता है ना, सूर्य होता है, मैंने इसमें अच्छा लिखा तो है, जो सूर्य होता है यहाँ पर नाभिकीय संलयन की आपस में प्रक्रिया होती रहती है, जिससे क्या होता है, सूर्य फटता है कई कबार। तो इससे जो क्रिया निकल मतलब आवेशित कणों की बौछार होती है ना, तो इनको हम सौर तूफान कहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, अपने रास्ते में पड़ने वाली सारी चीज़ें जला देते हैं। तो इस तूफान की भविष्यवाणी करने के लिए ये बनाया गया है एआई सूर्य। ठीक है, एआई सूर्य का निर्माण किया गया है। एआई मॉडल है एक तरह का। लॉन्च किसने किया है? लॉन्च करने वाला भैया कौन है? नासा और आईबीएम। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। तो नासा और आईबीएम ने मिलकर इसको मतलब लॉन्च किया है। सौर तूफानों की भविष्यवाणी करेगा, 2 घंटे पहले ही पूर्वानुमान से बता देगा कि मतलब यहाँ पर ये सौर तूफान आने वाले हैं, इतनी इनकी रेंज होने वाली है। सूर्य फटता, जो आवेशित कणों की बौछार होती है उनको हम सौर तूफान कहते हैं। अंतरिक्ष मौसम की बेहतर जानकारी अब हमें प्रदान करेगा ये। और एक और ऐसा ही एक और मिशन था, पार्कर सोलर मिशन। ठीक है, पार्कर मतलब इस प्रकार का नहीं, इससे थोड़ा अलग, बट काम थोड़ा सेम थे। तो पार्कर सोलर मिशन था जिसको भी नासा ने ही लॉन्च किया था। ये सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला मिशन था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, क्योंकि हम नासा और आईबीएम के बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे। अब देखो, मैंने एक साइड में और कुछ लिख रखा है। तो भारत का भी एक मिशन है सूर्य से रिलेटेड, है ना। तो सौर मिशन कौन था? आदित्य L1, जो कि PSLV C57 से लॉन्च हुआ था। ठीक है, आदित्य L1। ये L1 का मतलब क्या होता है? लैग्रांज पॉइंट थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, बस हो गया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, अभी आगे भी थोड़ा कराऊंगा। तो देखो, ये आपकी मनी कंट्रोल की न्यूज़ है। नासा एंड आईबीएम लॉन्च एआई मॉडल सूर्य टू प्रोडिक्ट सन्स वायलेंट आउटबर्स्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। देखो, ये सारे कलर सूर्य के हैं। आप कहोगे सर ऐसे भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप ये सब रियल इमेज ही हैं, कोई एआई का खेल नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हाल ही में आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो आईएमडी तो आप जानते ही हो। ठीक है, आईएमडी क्या है? तो आईएमडी का ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग आई है। ठीक है, इसमें मतलब क्या बताया जाएगा सर? मतलब इसे प्रतिस्पर्धा या विकास के बारे में रैंकिंग है। ठीक है, तो मतलब कौन कितना प्रतिस्पर्धा कर पा रहा है और कौन कितना विकास कर पा रहा है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा और विकास के बारे में इसमें जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे क्या रैंक आई है भारत की? तो टोटल इसमें कितने देश थे? टोटल 69 थे। 69 में से भारत की रैंक आई है 41। ठीक है, तो 41 आउट ऑफ 69। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 2024 में भारत की क्या रैंक थी? देखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रैंक, कभी नहीं पूछी गई आज तक। तो 2024 में 39वीं रैंक थी। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपका सर स्विट्जरलैंड है। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड हो गया। दूसरे नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे आपका सिंगापुर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका सिंगापुर है। तो ये टॉपर भी आपको ध्यान रखना। भारत की रैंक 41 हो गई। 69 देशों ने इसमें मतलब पार्टिसिपेट किया था। बस, केंद्र सरकार किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी? बताओ भाई। तो केंद्र सरकार ने ये राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना मतलब NRCP। ठीक है, NRCP ये कब लॉन्च हुई थी? तो ये 1995 में लॉन्च हुई थी। ये भी ध्यान रखना साथ में। अब ये पंपा नदी के बारे में करते थे। केरल की गंगा कही जाती है, ये दक्षिण की भागीरथी भी कहते हैं इसको। तो केरल की गंगा, ठीक है, तो केरल की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। अब केरल में, अब देखो, जो सबरीमाला मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर लोग नहाते हैं। ठीक है, तो सबरीमाला में मंदिर में दर्शन करने जब जाते हैं तो लोग यहाँ नहाते हैं। और केरल में और कौन सी प्रसिद्ध नदियाँ हैं? तो एक तो भरतपुझा का भी काफ़ी ये चर्चा में रह चुकी है, भरतपुझा नदी।
ठीक है। और एक यहाँ पर पेरियार नदी है। यहाँ पर फेमस बांध कौन सा है बताओ? पेरियार नदी में एक फेमस बांध है जिसको इडुक्की बांध के नाम से आप जानते हो, है ना, इडुक्की बांध। तो इडुक्की बांध कहाँ है? पेरियार नदी में। तो ये सब ध्यान रखना है केरल के बारे में अगर नदियों के बारे में बात आए, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में भारत और चीन किस राज्य में स्थित लिपुलेख दर्रे से व्यापार शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं? देखो, अभी चीन के एक विदेश मंत्री हैं भाई साहब, चीन के जो विदेश मंत्री वांग यिंग की हालिया भारत यात्रा हुई है, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से इन्होंने मुलाकात की है, ठीक है। तो इस दौरान कुछ बातें हुई और ये सहमत हो गए, हिमाचल प्रदेश में सहमत हुई कि सिपकीला दर्रा से हम ये मतलब व्यापार हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड पिथौरागढ़ में है, और नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। तो जयशंकर साहब ने कहा कि इन तीनों दर्रों से, इन तीनों रास्ताओं से हम चीन के साथ व्यापार अपना शुरू कर रहे हैं फिर से। ये व्यापार बंद क्यों हुआ था? देखो, डोकलाम विवाद के टाइम पर ये बंद हुआ था, जो कि चाइना और भारत के बीच था। बट कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं, भारत और चीन को आपस में व्यापार करना पड़ता है, क्या है, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाओ, है ना। लेकिन भारत और चीन के बीच व्यापार कुछ समय के लिए रुकता है, जब कोई बात आती है, कोई विरोध होता है, फिर वापस से चालू करना ही पड़ जाता है इनको, ठीक है। चीन पर थोड़ा डिपेंडेंट है ना। चलिए, तो ये बातें रही। तो ये तीनों दर्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होते। तो लिपुलेख दर्रा, देखो लिपुलेख दर्रा पे भारत ने अधिकार अपना जमाया और कहा कि हम यहाँ से चीन के साथ व्यापार स्टार्ट करेंगे। मैं इसको लोकेशन दिखाता हूँ अभी आपकी। तो ये जो आपके स्थान है लिपुलेख दर्रा, ये देखो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर है। और ये बॉर्डर पे कौन सी नदी है? इसको क्या नदी, इसी को कहते हैं क्या, बताओ भाई, कौन सी नदी है? महाकाली नदी या शारदा नदी के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ पर लिखो महाकाली नदी, ठीक है। तो महाकाली नदी, ये भी शारदा नदी विवाद भी यही भारत और नेपाल के बीच है। तो भारत और नेपाल विवाद है कि नेपाल कहता है लिपुलेख दर्रा हमारे अंदर आता है, बट भारत ने इस पर अपना अधिकार जमाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा इस विवाद के चक्कर में ये नेपाल भी थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच के साथ आ रहा था, बट कुछ नहीं होगा, नेपाल के साथ अपना सब ठीक है, बेचारा क्या ही करेगा। अब देखो, तो ये बात रही टोटल। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा, ये जो आपका लिपुलेख दर्रा कहाँ है आपका, ये आपका हो गया उत्तराखंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। उत्तराखंड में और माना दर्रा भी है, नीति पास भी है। सिक्किम में कौन कौन से, नाथुला हो गया, जलोईपला। तो हम यहाँ से नाथुला दर्रे से भी चीन के साथ हम व्यापार करते हैं, और एक हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा, यहाँ से भी हम व्यापार करते हैं चाइना के साथ, ठीक है। तो ये तीनों रास्ताएं आपको ध्यान रखनी है, तीनों दर्रों के नाम। तो ये आपको इतना है क्वेश्चन में, तो बस यही है, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो ये भी देखो मनी कंट्रोल की न्यूज़ है। इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू लिपुलेख अपसेट्स नेपाल, व्हाई दिल्ली एंड काठमांडू रिमेन एट ओड्स ओवर दिस हिमालयन पास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। तो लिपुलेख दर्रे पर जो नेपाल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, बाकी सब ठीक है। चलो, हाल ही में किस राज्य के प्रेमचंद पुखराम बम, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना तुम, प्रेमचंद पुखराम बम को ललित कला अकादमी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पहले तो तुम, ललित कला अकादमी पुरस्कार ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, है ना। प्रेमचंद पुखराम से को सम्मानित किया गया इससे। सर ऐसा क्या, ये क्या है? ये एक मूर्तिकार है, ठीक है। तो मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है। तो मूर्तिकार हैं जो कि कहाँ, मणिपुर से संबंध रखते हैं, मणिपुर से संबंध रखते हैं। और ये घोषणा किसने की है? बाई गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत किस मंत्रालय के मंत्री हैं, ये बता दो अब तुम लोग। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो इन्होंने घोषणा की है, ये तो आसान होगा। तो ये आपके संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, संस्कृति मंत्री, ये अब ध्यान रखना, संस्कृति मंत्री, इन्होंने एक घोषणा की है। अच्छा, ये जो ललित कला अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना करने वाला कौन है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बाई, ये लिख लो बाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो बाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तब कौन थे? ये हमारे शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बस इतना याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। शिक्षा मंत्री। हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, अच्छा इसमें, अच्छा इन्होंने जो मूर्ति बनाई थी ना, ये मूर्तिकार, इन्होंने जो मूर्ति, उस मूर्ति का क्या नाम था? मेड मी चेंज, ठीक है। तो मेड मी चेंज इनकी मूर्ति का नाम था, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह को, ठीक है। अजय सिंह को लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। और महासचिव कौन है इसके? महासचिव का भी नाम लिख लो। तो महासचिव आपके
प्रमोद कुमार जी हैं, ठीक है। तो प्रमोद कुमार यहाँ इसके महासचिव हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलीट फोर्स की घोषणा किसने की है? तो दूसरी मरीन, ये आप ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में तो जानते होंगे, चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमने इसमें बताया था कि सामूहिक प्रजनन होता है उड़ीसा में एक गहिरमाथा रसिकुल्ला बीच है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कछुए हैं इनका सामूहिक प्रजनन होता है इस बीच में, रसुकुल्या बीच में, उड़ीसा के गहिरमाथा में सामूहिक प्रजनन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अरीबाड़ा। इस सामूहिक प्रजनन का नाम है अरीबाड़ा, ठीक है। तो जब कछुओं का सामूहिक प्रजनन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अरीबाड़ा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक बात। तो अभी यहाँ पर अवैध मछली पकड़ने के लिए, जाल फेंकने के लिए एक रोकथाम, इसकी रोकथाम करने के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया गया था। तो सबसे पहले तमिलनाडु में इसका गठन हुआ था, और तमिलनाडु में सब पहला कहाँ हुआ था, रामनाथपुरम में, और दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा गया चेन्नई में गठन हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, तमिलनाडु, ठीक है। और देखो भाई साहब, इसको देखो, पोज देने से कहीं नहीं रुकते हैं ना इंडियन जो है, तुरंत पोज, और पोज देखो भी तो कैसी पोज है। चलिए ठीक है। तो तमिलनाडु सेटअप सेकेंड मरीन एलीट फोर्स इन चेन्नई टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है। इनकी रक्षा करने के लिए, इनके संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है इसमें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है। तो ये रसगुल्ला बीच, गहिरमाथा उड़ीसा, सामूहिक प्रजनन अरीबाड़ा, इन सब का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति, ठीक है, अभ्यास कौन सा है, समन्वय शक्ति 2025, समन्वय शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये असम में आयोजन हुआ है, ठीक है। तो असम में भी कहाँ से? तो तिनसुकिया जिले से, ठीक है, तिनसुकिया जिले से इसका आयोजन हो रहा है, तिनसुकिया जिले से, ओके, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो पहला चरण है, ठीक है, फर्स्ट चरण है। और दूसरा चरण कहाँ स्टार्ट होगा? दूसरा चरण आपका स्टार्ट होने वाला है मणिपुर में, ठीक है। दूसरा चरण आपका मणिपुर में स्टार्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा मणिपुर में। क्यों? क्योंकि यहीं पर तो सेना और नागरिकों के बीच संघर्ष चल रहा है ना। तो भारतीय सेना और सैन्य नागरिकों के बीच एकीकरण, समन्वय शक्ति अभ्यास, ये ध्यान रखिए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नए क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ प्रारंभ करेगा? अब ये बताओ भैया, इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले तो ये बताओ। तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसका नए क्षेत्रीय कार्यालय भी प्रारंभ करेगा, तो कहाँ? एक तो पटना में बनाएगा, पटना में बना रहा है, दूसरा रायपुर में, और तीसरा देहरादून में, ठीक है। तो ये 3 और बन रहे हैं हेडक्वार्टर अलग है बट कार्यालय ये तो रीजनल कार्यालय ये आपको 3 और शहरों में बनेगा, पटना, रायपुर, देहरादून, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। अब देखो ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत को चुना गया है इसका अध्यक्ष, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, ठीक है, इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका मुख्यालय बताना है, तो मुख्यालय तो इसका कुआलालंपुर में हो गया। ये कहाँ की राजधानी है बताओ, कौन से देश की राजधानी है? कुआलालंपुर। तो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। तो अभी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ? कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। तो मुख्यालय इसका कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित हो गया। और इसमें टोटल कितने? 45 सदस्य हैं, ठीक है, टोटल इसमें 45 सदस्य हैं। अभी जो हाल ही में जो 23वां सम्मेलन हुआ है इसका, तो फुकेत में हुआ है, फुकेत थाईलैंड में, ठीक है। तो फुकेत थाईलैंड में इसका भी हाल ही में 23वां सम्मेलन हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्यकारी जो बोर्ड है ना, इसका अध्यक्ष भारत को चुना गया। भारत की तरफ से भी कौन अध्यक्षता करेगा? गौरव द्विवेदी जी। तो भारत की तरफ से गौरव द्विवेदी जी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसमें इसकी थीम भी जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो थीम जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया, ठीक है, जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया इसकी थीम हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बैठक आपको एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की अध्यक्षता भारत करने वाला है। अभी एक देखो शॉर्ट न्यूज़ ये देख लो। तो फिजी के प्रधानमंत्री हैं सिटिवेनी लिगामा मादा, ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो इनका फिजी के प्रधानमंत्री का नाम ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बता सकते हो ये इसकी लोकेशन किस महाद्वीप में है? लोकेशन कहाँ पे बताओ, लोकेशन बता दो फिजी की मुझे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है, ठीक है। चलिए
हाल ही में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मैंने अभी पिछले कुछ क्लासों में इसके क्वेश्चन कराए थे, है ना। तो इसके अच्छा, इसका होस्ट कहाँ है? होस्ट ये आप लेक देख रहे हो, कौन सी लेक है, ये कौन सी झील है? डल झील, है ना। तो डल झील में इसका होस्ट किया, मतलब इसका आयोजन किया गया, जो कि कहाँ? श्रीनगर में। तो श्रीनगर डल झील जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील आपको ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखिए। और इसका शुभंकर बताओ, इस खेल का जो शुभंकर है, मैंने ये भी बताया। तो शुभंकर, इसका नाम बताओ, ये नाम बताओ, ये जो खड़ा हुआ यही है शुभंकर इसका। तो शुभंकर क्या है इसका नाम? हिमालयन किंगफिशर, ठीक है। तो हिमालयन किंगफिशर शुभंकर है इसका। और क्या बता सकते हो सर? चलो, इसमें टॉपर कौन रहा? पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर आपका उड़ीसा, बस, ठीक है। तो ये देखो, पहले स्थान पर एमपी था। 10 गोल्ड मेडल जीते, 3 सिल्वर जीते, 5 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 18 मेडल जीते, ठीक है। टोटल 18 मेडल इन्होंने जीते। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, देखो इस लिस्ट में देखना तुम लोग, उड़ीसा सेकंड नंबर पे, ये मत याद करना तुम लोग। एक तो उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश याद रखना, चौथे नंबर पे। फोर्थ रैंक है उत्तर प्रदेश की। यूपी की रैंक क्या है? यूपी की फोर्थ रैंक है। 2 गोल्ड मेडल जीते, 1 ब्रॉन्ज जीता, टोटल 3 मेडल ही जीते इन्होंने, ठीक है। और देखो, जहाँ पर इसका आयोजन होता है जम्मू कश्मीर, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो 1-1-1, ठीक है। तो 3 मेडल इसने भी जीते, 1-1-1, ये तो आसान है इसके लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आ सकता है, इस वजह से इसके बारे में मैंने आपको रिवीजन भी, पिछले 2 बार मैंने एक क्वेश्चन पहले भी करा रखा है ना। चलिए, तो ये आपकी प्रतियोगिता हो रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया? देखो, पहली बार इसका परीक्षण किया गया, ये आप देख सकते हो इमेज में। तो इसका परीक्षण हमने उड़ीसा में किया है। उड़ीसा में भी कहाँ पर सर? चांदीपुर में, ठीक है। तो उड़ीसा के चांदीपुर में इसका हमने परीक्षण किया है। अच्छा, इसमें आंसर तुम लोगों ने मार्क किया, ठीक है। चलो ठीक है, आओ देखते हैं। तो एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS, इसका फुल फॉर्म देखो तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो डीआरडीओ ने भारत की एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जो स्वदेशी रक्षा में एक मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। तो उड़ीसा के चांदीपुर में, उड़ीसा के चांदीपुर लिख लो, तो चांदीपुर भी मार्क कर लेना इसमें। तो उड़ीसा के चांदीपुर में इसका परीक्षण हुआ, किसने किया? डीआरडीओ ने किया। ये एक प्रकार की, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक प्रकार की सतह से हवा में मार करने वाला। कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये कम पूछा जाता है कि परीक्षण कहाँ हुआ सर, किसने किया, ठीक है। ये पूछेगा सतह से किस प्रकार की मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली, ठीक है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। रेंज क्या होगी सर इसकी? 3 से 30 किलोमीटर तक। और लेजर निर्देशित मिसाइल है, हवा में रक्षा करेगी आपकी, और दुश्मन देश की ड्रोन या मिसाइल को रोकेगा हवा में ही, ठीक है। मतलब सतह से आपके हवा में, ये इमेज देख रहे हो ना, तो सतह से हवा में यहाँ पर मार गिराएगी, हवा में ही। चलो, और एक और आपने देखा था, तो अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसारेट्स, इसके बारे में देखो, ये भी अभी हाल ही में एग्जाम्स में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो डेवलप किसने किया था? रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि हैदराबाद में, इसने डेवलप किया था इसका। चौथी पीढ़ी की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, और इसकी रेंज 300 मीटर से 606 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और ये लघु दूरी का है उपकरण है वसारोद। एक समर है, आपने सुना होगा। तो समर भारत का वायु रक्षा सिस्टम है, इसमें हमने आकाश मिसाइल का यूज किया था, ये भी आपको पता है ना। चलिए, हाल ही में केंद्र ने अगली पीढ़ी के सुधारों और विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाने के लिए किसके नेतृत्व में 2 पैनल गठित किए? तो किसके नेतृत्व में? राजीव गौबा। राजीव गौबा को आप जानते हैं कौन है? तो राजीव गौबा, ये आपके जो आपका नीति आयोग है ना, इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो इसमें 2 पैनलों का गठन किया गया। दोनों पैनल के नाम लिखना है आपको। तो एक तो हो गया अगली पीढ़ी के सुधारों, एक तो अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए, और विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में हाइपरलूप परिवहन प्रणाली के लिए IIT मद्रास के स्टार्टअप टूटर के लिमिटेड के साथ समझौता हुआ? तो किसके साथ समझौता हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। तो इसके साथ समझौता हुआ है, कंटेनर पोर्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाल ही में क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई इसको। तो
तो क्षेत्रफल विस्तार हुआ है अभी, ठीक है। तो उसके बाद भारत का दूसरा लार्जेस्ट सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन गया, जो कि कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में है ना। आओ देखते हैं इसके बारे में। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसका क्षेत्रफल विस्तार हुआ है 1045 वर्ग किलोमीटर। और जिससे जैसे ही इतना विस्तार हुआ तो वैसे ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया। तो पहला सबसे बड़ा कौन है, पहला है आपका फर्स्ट नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा साथ में। और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ये इसकी घोषणा की गई, ठीक है। ये घोषणा भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में कुल टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, टोटल टाइगर रिजर्व 58 है। और 58 नंबर का ही कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व। अब ये माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये आपका एमपी में है। आपको लिखना है 57 नंबर का, ठीक है। तो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है और कहाँ पर है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो देखो पहले 2585 था, फिर इसको बढ़ाया गया 1045 वर्ग किलोमीटर या 44 वर्ग किलोमीटर, तो अब हो गया ये 3629 स्क्वायर किलोमीटर, जिसके साथ ये दूसरा हो गया। पहला टॉपर कौन है, नागार्जुन सागर ही है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है सुंदरवन, ये आपका टॉपर हो गया। और ये जिम कॉर्बेट पहला टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। और ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, 58 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। चलिए, हाल ही में 134वां डूरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीती है। तो ये 2025 की जो ट्रॉफी है ये किसने जीत ली है, देखो इसके बारे में। तो पहली बात तो जो डूरंड कप ट्रॉफी होती है ये फुटबॉल का कप होता है, फुटबॉल की ट्रॉफी है, ठीक है। और ये जानते हो एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल ट्रॉफी है, एशिया की ओल्डेस्ट, मतलब एशिया में सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फुटबॉल ट्रॉफी, ठीक है। तो फुटबॉल ट्रॉफी ये भी आपको ध्यान रखना है, टूर्नामेंट कह लो, ठीक है, टूर्नामेंट है। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। कब से शुरुआत हुई थी, 1888 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो स्टार्ट कब से हुआ था, 1888 से, ये आपको ध्यान रखना है। तभी देखो इसका 134वें नंबर में विजेता कौन बना है, विनर। तो विनर का नाम लिखते हैं भैया, आहो सॉरी। तो विनर का नाम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन क्लब, ठीक है। तो लिख लो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन क्लब। तो नॉर्थ ईस्ट इन्होंने हराया किसको, इन्होंने हराया है डायमंड हार्बर फैन क्लब को, ठीक है। डायमंड हार्बर फैन क्लब को इन्होंने हरा दिया। बस ये ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन क्लब को इन्होंने जीता। और ये एशिया का ओल्डेस्ट है फुटबॉल का टूर्नामेंट है, बस इतना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो हाल ही में पूरे देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको। क्यों मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया गया है, दूसरी बार है, सेकेंड टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम देखा तो, अरे छोड़ो आ जाओ। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब देखा गया, मिला, सॉरी यार कब मनाया गया भैया। तो 23 अगस्त 2023 की डेट याद है आपको। तो ये चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 इस दिन हमने लॉन्च किया, सॉरी पहुंचा था। ये विक्रम लैंडर ने लैंड किया था, कौन से व्हीकल से, LBM 3 M4, याद है नहीं आपको अच्छे से। चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बना था भारत इस दिन, ठीक है। और लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, लैंडर तो आपको पता है, रोवर कौन सा था, रोवर का नाम लिखो, रोवर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो 23 अगस्त 2023 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस सेलिब्रेट हुआ। और दूसरा कब से हुआ, सॉरी पहला नहीं, पहला ये तो बाद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये घोषणा हुई थी। पहला आपको 24 में सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। अब दूसरा 23 अगस्त 2025 सेकेंड राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस सेलिब्रेट हुआ, जिसकी थीम क्या है, आर्यभट्ट से गगनयान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, बस हो गया, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।